माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को इस कार्यक्रम को कराने के लिए अनंत शुभकामनाएं। अभी राजेश जी बात कर रहे थे, हमारी पूजा जी कहाँ हैं? बैठी हैं। आप राजेश जी से बड़ी इंस्पायर थी। अब राजेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनको टेंशन है, कि बता रहे हैं कि कौन सा किस गांव का है, क्या भ्रष्टाचार। और एक मैं हूँ कि टेंशन लेती। कारण है अपन तो उस खानदान से हैं जहाँ टेंशन होती ही नहीं है। हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे थे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने नहीं ली, टेंशन लेते ही नहीं। राजेश जी कह रहे थे उपदेश देकर आए केजरीवाल जी को कि भ्रष्टाचार मिटाओ, पहली रोटी गाय की। इतना बड़ा उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे से शिक्षा लो। मेरे घर में तो रोटी सरदार जी बनाते हैं और पहली रोटी जो गाय की वो हम खाते हैं। और इसीलिए मैं गाय की तरह सीधी सादी हूँ और मैं एक ही रोटी खाती हूँ, दूसरी रोटी वो खा लेते हैं। तो अपन तो टेंशन लेते ही, टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। अब ये दीपक इतनी टेंशन लेता है, आपने सुना कितना बढ़िया आगाज किया, एक बार जोरदार तालियां दीपक के लिए। बाकी हम हाथ से हम तो बिचाई करते रहेंगे। अभी कितनी आवाजें निकाल रहा था, कभी एक आवाज दूसरी आवाज। भाई जिसकी शादी नहीं होती वो बहुत आवाजें निकाल लेता है, शादी हो जाए फिर इसकी खुद की निकले जब ऐसा नहीं है इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी होने लगती है। ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि वहीं गड़बड़ हो जाती है। एक जगह इसकी शादी बिल्कुल पक्की हो गई थी तो इसने तारीफ में कह दिया उस लड़की से, बोला तुझे पता है मैं हमेशा जब बच्चा था ना क्लास में, मैं स्कूल में कृष्ण बना करता था। अब लड़की ने गौर से देखा, बोली हाँ इतना काला है तू कृष्ण ही बनावेंगे, तुझे राम थोड़ी बनावेंगे। अच्छा एक बार तो बिल्कुल रिश्ता पक्का होने के लिए वो जो कुंडली मिलाई जाती है, तो एक कुंडली मिलाई गई, राजेश जी ने लड़की दिखाई थी। राजेश जी बिचौलिए की ताली तो बहुत बजवा रहे थे पर आपने ध्यान नहीं दिया, कई जगह राजेश जी बिचौलिया है। अच्छा इनमें से भी कईयों में बिचौलिया था मैं, जो आगे बैठे हैं। तो इसलिए बिचौलिए पे ताली मत बजाना, इसलिए ताली कम आई थी। लोग आपको पीटना नहीं चाहते, वो आपको स्नेह करते हैं, इसलिए तालियां बजा दीजिए अभी। तो वहां पर जब कुंडली मिलाई गई तो 36 के 36 गुण मिल गए लड़की में। और दीपक के दादाजी जिनकी बात बता रहे थे, हरियाणा के थे, वो इधर से उधर चक्कर लगा रहे, हाथ 6 चक्कर लगा रहे। अनिल जी भी वहीं, राजेश जी भी वहीं, हम सब वहीं। हमने कहा कन्या के 36 गुण मिल रहे हैं, क्यों नहीं हाँ कर देते दादाजी? दादाजी फिर चक्कर लगा रहे। हमने कहा दादाजी 36 गुण मिल गए। दादाजी बोले यही तो प्रॉब्लम है, बेटा नालायक है तो बहू भी नालायक ले आऊंगे। अब तो बिल्कुल ना हो तेरा। आप तो इसने कैमरे पे बोल दिया कोई टेंशन नहीं। अब अनिल जी देखो लेट आए, बहाना बना रहे हैं मैं कहीं काम पर गया था, बिल्कुल गलत। उनकी पत्नी है ना रश्मि जी, लॉकडाउन के बाद से उसने काम वाली रखी नहीं है। मैंने कहा रश्मि जी अब तो थोड़ा लॉकडाउन खत्म। बोली नहीं बलजीत जी बहुत बढ़िया काम करते हैं और एक और टेंशन नहीं होती। मैंने कहा क्या? बोले घर में कहीं काम करते रहे, चोरी चकारी की टेंशन ही नहीं, अपने घर का बंदा है। तो भी खाना वाना बना के बर्तन निपटा के आ गए। तो मस्ती में रहना चाहिए, सिर्फ मस्ती में रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए, हाथ से आपके आसपास मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाथ से आपके घर में है। और मेरे तो घर में ही है, आँख खोलूं सामने सरदार। हाँ तो इसलिए हम तो अच्छा सरदार होते ही बड़े भोले हैं। एक गांव था, ये बड़े विकास की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने विकास कर दिया। एक गांव था, वहां पर सरदार जी रहते थे लेकिन नदी पार करके जाना पड़ता था। तो बड़ा विकास हुआ तो मोदी जी ने वहां गांव में भी उन नेताओं को कहा कि इस गांव में भी विकास कर दो। तो गांव में है ना नदी के ऊपर पुल बना दिया गया, पुल बना दिया गया और मुझे भेजा वहां जाकर इंटरव्यू ले आओ कि पहले नदी पार करते थे ये लोग आने के लिए, अब पुल बना दिया, क्या विकास हुआ? मैं गई
मैं कहा अच्छा पुल बन गया, इतने नाल फायदा होया पुल बनने से? बोले आहो बड़ा फायदा होया, बड़ा फायदा होया। मैं कहा कैमरे में सारी जनता को बताओ। बोले बड़ा फायदा होया, पुल बन गया, पहले धूप में नदी पार करते थे, अब पुल की छाया में नदी पार कर लेते हैं। मन के बोले अच्छा फिर नारा जो दे दो ना वो हनुमान जी की तरह पालन कर देते हैं हम लोग। एक जगह दो सरदार जी काम कर रहे हैं, और काम क्या था, एक सरदार जी गड्ढा खोदते थे और दूसरे सरदार जी गड्ढे में मिट्टी डाल देते थे। फिर 5 फुट बाद फिर एक गड्ढा खोदा जाता था, दूसरे सरदार जी सुबह से दोपहर में ये लगे। हम फिर वहां पहुंच गए, दीपक भी साथ ही थे। हमने पूछा, हमने कहा सरदार जी आप गड्ढा खोद देते हो, ये दूसरे सरदार जी इसमें मिट्टी डाल देते हैं, हो क्या रहा है ये? बोले जी हम तो देश का विकास नहीं रुकने देंगे। मैंने कहा मतलब? बोले जी हम 3 लोग थे काम करने वाले, पहले ने गड्ढा खोदना था, दूसरे ने पेड़ लगाना था, तीसरे ने मिट्टी डालनी थी, दूसरा छुट्टी पे है, साडा काम नहीं रुकना चाहिए। अपन तो ऐसे मस्ती वाले लोग हैं, अपन टेंशन लेते ही नहीं, काहे को टेंशन लेनी। अभी राजेश जी ने एक और टेंशन वाली बात की और हमारी महिलाओं के लिए कहा कि कौन सा विभाग, कि दमकल विभाग, कि उसमें महिलाएं नहीं होती। ये दमकल विभाग में जो महिलाएं नहीं होती ना, उसका कारण भी हरियाणा वाले हैं। अब मैं बता दूं, आप सब सुनना चाहते हो? इन्होंने हम पर दोष लगा दिया, लेकिन हम महिलाएं दमकल विभाग में क्यों नहीं है, इसका कारण भी हरियाणा के ही लोग हैं। अब देखिए, और सभी राज्यों में जब व्यक्ति थोड़ा उम्र का हो जाता है तो धार्मिक हो जाता है, पर अपने हरियाणा के जो ताऊ हैं वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रंगीन हो जाते हैं। अब हरियाणा की एक बिल्डिंग में आग लगी, एक ताऊ फंस गए। तब महिलाएं हुआ करती थी फायर डिपार्टमेंट में, फायर ब्रिगेड में, महिला ने अपना जो एंटी फायर वाला सूट था वो पहना, क्रेन से ऊपर गई, जहाँ कर बिल्कुल ताऊ के सामने पहुँच गई क्रेन से, और कहती है चलिए मैं आपको लेने आई हूँ। और उसने अपना वो जो था कवर था वो हटाया, कवर हटाते ही ताऊ ने देखा घनी सुथरी। ताऊ बोलिया इस आग ते तो तू मन ने बचा लेगी, पर तन्ने देख के मारे कालजा में आग लगी, उसते कौन बचावेगा। बस उस दिन से फायर डिपार्टमेंट में महिलाओं का जाना बंद कर दिया। ये सच्चाई है, तो एक बार अब तालियां बजाओ। और मैंने हाथ से क्यों चुना था, मैं आप सबको बता देती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। जो सही वीआईपी लोग हैं वो सही टाइम पर आ रहे हैं, हम ही गलती से पहले शुरू हो गए थे। अच्छा वाह वाह। वैसे ये जो सोशल डिस्टेंस वगैरह बनाया गया हरियाणा वालों का बड़ा बढ़िया है, एक परेन्ने होले, ये सोशल डिस्टेंस उनको कुछ नहीं समझ आता। लेकिन आप सब इस कोरोना से बचे रहे, यही हम सबकी शुभकामनाएं। रही बात बहुत सारी महिलाओं की, हम सब बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कहा जाता है, ये हरियाणा वाली जो महिलाएं हैं ना वो बिल्कुल सही आकलन करती हैं। मैं एक टीवी चैनल में गई इंटरव्यू देने, वहाँ पर मुझसे पूछा गया आप है ना पति के बारे में बहुत बातें करती हैं, मंच पर देखा है, तो आप ये बता दीजिए, माइक मेरे आगे किया, कि अच्छा पति कैसा होता है। माइक मेरे आगे और मैं बोलती, उससे पहले ही हरियाणा वाली लेडी थी, उन्होंने मेरे हाथ से माइक ले लिया, बोले यो के बतावेगी, मैं बताती हूँ अच्छा पति कैसा हो गए। तो एंकर ने कहा आप बता दीजिए। हरियाणा वाली बोली अच्छा पति भूत जैसा हो गए। एंकर बोली ऐसा क्यों कह रहे हो? बोली और के अच्छा पति भूत जैसा हो गया, ना जिंदगी में अच्छा पति देखा ना भूत देखा। तो बिल्कुल टेंशन तो लेनी ही नहीं है, अगर लेना ही है तो कार लो, बंगला लो, लोन लो, निकल लो, काहे को टेंशन लेनी, मस्ती में रहना चाहिए। अच्छा आप देखो कभी कभी टेंशन कैसे लेते हैं लोग,
मैं तो घर जाऊं तो हमारे तो हाथ से कहाँ से आता है। देखिए, मैं एक दिन स्कूल से घर गई तो देखा कि हमारी एक पड़ोसन है, उनकी डेथ हो गई थी, सारा मोहल्ला वहाँ जमा। मैं गई अपने अंदर घर में गई तो देखा पति तो घर में ही बैठे थे। मैंने कहा पति देव घर में ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। देखिएगा पूजा जी, देखिएगा, आनंद लीजिए। मैंने कहा पति देव घर में ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। वो बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। अच्छा, हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने कार ली लोन लेकर। आजकल सभी फाइनेंस कराते हैं, तो ये कोरोना आया तो वो बैंक की किस्त नहीं दे पाए, तो उनकी कार उठा के ले गए बैंक वाले। अब बैंक वाले कार उठा के उनकी ले गए, पति फिर मनुष्य शक्ल बना के घर पे बैठ गए, ऊपर से कार देख रहे कि है नहीं पड़ोसी दी कार। मैं कहा तो आपको क्या हुआ? बोले तू नहीं समझेगी। मैं कहा आप समझा दो। बोले देख पड़ोसी ने लोन लेके कार ली। बोले देख पड़ोसी ने लोन लेके कार ली। मैं बोली हाँ जी। बोले लोन की किस्त नहीं दी। मैं बोले हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार ले गए। मैं बोली हाँ जी। बोले काश मुझे पहले पता होता, लोन लेके शादी कराता और किस्त नहीं चुकाता। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई। पति बोले हे भगवान तंग आ गया हूं ऐसी पत्नी से। पति बोले भगवान तंग आ गया हूं ऐसी पत्नी से, तू मुझे बुला ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे उठा ले। पति बोले भगवान मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसी की लगा ले। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको हंसाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका। और राम जी का मंच है, जब रामलीला होती थी, मैंने बताया कि मैं पंजाबी बाग में कैकई होती थी, तो मेरे पति एक दिन आए, बोले सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। अब हम पत्नियां हैं, दूसरी पत्नी की तारीफ सुन के थोड़ा सा लगता है। मैंने कहा सीता मैया अच्छी पत्नी थी तो मैं भी अच्छी पत्नी हूँ। बोले नहीं सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा क्यों? बोले वो राम जी के साथ 14 बरस के लिए वनवास गई। मैं कहा सुनो पति देव, सीता मैया के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। जब घर में 3-3 सास बैठी हो ना तो जंगल ही ठीक है। अच्छा आजकल ये क्या है, कोरोना के बाद घर से निकलते नहीं थे, तो मैं एक दिन निकली, मोबाइल चार्ज करना भूल गई। मोबाइल चार्ज करना भूल गई तो मोबाइल ऑफ हो गया और मैं घर पहुंची नहीं। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है बोलिए। जी 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 बिल्कुल। तो मैं आपको घटना सुनाती हूँ, जब मेरी शादी हुई तब की। कि जब शादी हुई, मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। मैं जब दिल्ली आई तो उस वक्त हमारे पास कार नहीं थी। तो कार नहीं थी, हमारे पास 2 व्हीलर होता था। तो क्या हुआ, मैं मेहरौली की बहू हूँ। तो जब मैं आई तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम तो ग्वालियर से आई हो, तुमने लाल किला नहीं देखा होगा। मैंने कहा जी नहीं देखा। बोले चल तुझे लाल किला दिखा लाता हूँ। मैंने कहा ठीक। अब आप मस्ती का आनंद लीजिएगा कि सरदार हम कैसे मस्त होते हैं, मैं बता रही हूँ। तो मेरे पति ने कहा चल तुझे लाल किला घुमा कर लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने 2 व्हीलर उठाया, मुझे पीछे बैठाया, मेहरौली से हम चले, कुतुब मीनार तक आए। कुतुब मीनार रेड लाइट मिल गई हमें। रेड लाइट पर मेरे पति ने 80 की स्पीड में स्कूटर पार कर दिया। आजकल की तरह कैमरे नहीं थे, चालान नहीं होता था तब इतना। तो 80 की स्पीड में स्कूटर पार कर दिया। मैंने कहा पति देव क्या आपकी दिल्ली में रेड लाइट पर स्कूटर नहीं रोकते? बोले सरदारा दा टशन है, मौज ले तू बैठी रहे। अच्छा उससे आगे आए, अचनी की लाइट, वो भी रेड मिल गई। फिर एक ही डायलॉग, बोले सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। 10 रेड लाइट आई और 10 की 10 रेड मिली और 80 की स्पीड में स्कूटर पार। और मुझे हमेशा एक ही डायलॉग सुनने को मिला कि सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे।
मौज लेते लेते हम आईटीओ तक आ गए और आईटीओ की लाइट मिल गई ग्रीन और पतिदेव ने ब्रेक लगा दी चीन। मैं कहा कमाल है, जो रेड लाइट थी वहां पर तो सरदारा दा टशन है मौज ले बैठी रहे, और जहां मिली ग्रीन वहां क्यों रोक दी? तो मुझे मेरी तरफ मुंह करके बोले, मूर्ख, दूसरी तरफ से मेरे जैसा सरदार मौज लेता टशन में आ गया तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो मस्ती तो कहीं से भी आ जाती है। अच्छा देखिए, हमारे एक पड़ोसी हैं, कई बार आजकल क्या होता है लोग बाबाओं के पास पहुंच रहे हैं तो बाबाओं के पास चले जाते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं वो भी, तो वो भी एक बाबा के पास चले गए। बोले बाबा 20 साल हो गए, पत्नी भी कहना नहीं मानती, बच्चे बिगड़ गए, मेरी दुकान भी नहीं चल रही, क्या करूं? अब बाबा कौन से थे? वो चटनी खाओ समोसे खाओ वाले थे। हाँ, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने 30 सेकंड के लिए आंख बंद की और कहा, तूने कभी अपनी पत्नी के खाने की तारीफ की है? अब हरियाणा वाला बंदा बोला, बाबा जी पत्नी तो रोज खाना बनाया करे और हम खाया करें, उसकी कौन तारीफ करे? बाबा बोले, कृपा वहीं रुकी हुई है। अच्छा क्या हुआ? उन्होंने ये बात सुनी और भागे घर की तरफ, भागे घर की तरफ, और आते ही उन्होंने ये, ठीक है आइएगा, आपका स्वागत है। यहाँ 2-3 कुर्सियां इधर है, बाएं हाथ पे इधर भेज दे, 2 कुर्सियां इधर है। आ जाइए, उधर भी खाली है पीछे। बहुत अच्छा। तो मैं आपको बता रही थी कि वो हमारे जो पड़ोसी हैं, बाबा ने जब कहा कि तुमने अपने पत्नी के खाने की तारीफ नहीं की तो वो भागे घर की तरफ, आए, बेल बजाई, पत्नी ने दरवाजा खोला, बाबा की बात याद आ गई। बोले एक काम कर, तू जल्दी से खाना लगा दे। खाना लगा दिया पत्नी ने, खाना लगाया, एक निवाला उन्होंने, जैसे ही पत्नी ने पराठे दिए मेथी के, एक निवाला मुंह में डाला और निवाला डालते ही बाबा की बात याद आ गई। बोले आहा, जी कर रहा है, इतने स्वाद पराठे बड़े हैं, बनाड़ वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी ने कमर पे हाथ रखा, बोली फिर बोलियो। बोले इतने स्वाद पराठे बड़े हैं, जी कर रहा है बनाड़ वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी अंदर गई, बेलन उठा के लाई, एक दिया। बोले तन्ने 20 साल से मैं खवा रही हूँ, स्वाद नहीं आया, आज बलजीत पराठे देगी, तन्ने स्वाद आ लिया। तो इसलिए मस्ती में रहिए, कोई टेंशन नहीं। और महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बमबारी कर दी गई कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और कहा जाता है कि महिलाएं बेलन चलाती हैं। मैंने भी अभी कहा, लेकिन ये सब कहने की बात है। असली बात तो ये है कि हम बेलन नहीं चलाती, यानी हम हुक्म नहीं चलाती। हम जो भी घर में बड़ों का कहना होता है, या फिर जो भी पति का भी जो मन या उनके मन की जो बात होती है, उसी का पालन करती हैं। वहीं 4-6 पंक्तियां सौंपती हूँ, फिर जैसा आदेश होगा। कि मेरे देश की पत्नी, यानी बेलन प्रतीक हो गया कि मतलब बेलन चलाया मीन्स अपनी बात मनवाई। तो यहाँ मैं महिलाओं का समर्थन चाहूंगी आप सबसे कि मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती। मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती तो आप ही बताइए, क्या सीता मैया राम जी के साथ 14 बरस के लिए वनवास जाती? क्या बात है, वाह वाह वाह। क्यों सर? नहीं नहीं नहीं, समझ रहे बात? मैंने बात, अच्छा कोई बात नहीं, आप अच्छा प्लीज आचरण होकर निकलिए। आपका भी सम्मान उसमें, मेरा भी सम्मान उसमें। अच्छा बोलिए, बोलिए। मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती, सुनिए बात, सुनिए तो आप ही बताइए, क्या उर्मिला 14 बरस के लिए लक्ष्मण के साथ न जाकर सास की सेवा करने रुकी? क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती तो आप ही बताइए, मैं पत्नी या माँ सब पर ला रही हूँ, मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती या माँ अगर बेलन चलाती तो क्या पन्ना धाय राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे को शैया पर लेटाती? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती तो आप ही बताइए, क्या पद्मावती 16,000 रानियों के साथ जौहर में कूद जाती? क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। हकीकत तो ये है कि मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है। हकीकत तो यह है कि मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है। जब भी जरूरत आन पड़े तो मेरे देश की पत्नी सावित्री बनकर सत्यवान के प्राण तक यमराज से छीन ला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। और समापन कर दो। तो जैसा कि अभी बताया कि हम हास्य से ही, और मैं कैकई थी तो मैं बताती हूँ कि कैकई की तरह जो अभी
कुछ समय पहले नहीं, काफ़ी समय हो गया जब अन्ना जी ने, मैं समापन कर रही हूँ बिल्कुल, 4 हास्य की पंक्तियों के साथ ही समापन करती हूँ। इस समय हास्य का ही माहौल है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कोई गहरी कविता सुनाने की। आज बहुत अच्छा माहौल है, पूजा जी ने बहुत अच्छा शुरुआत दी, बहुत साधुवाद देती हूँ आपको, और अच्छी पंक्तियाँ लिखती हैं पूजा जी भी। चाहती हूँ एक बार बहुत अच्छे आयोजन के लिए, वो बिल्कुल काम में जुटी थी, पूजा जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। तो आपने देखा कि अन्ना जी ने हमारे देश में जो अनशन किया, सबको लगता है कि अन्ना जी ने बहुत अच्छा काम किया था, अनशन किया देश में, पर पूरे देश में इकलौती मैं ऐसी हूँ जो ये बात कहती हूँ कि अन्ना जी ने मेरा नुकसान किया था। और वो नुकसान क्या था, आपको 4-6 पंक्तियाँ सौंपती हूँ और अपना स्थान लूँगी। कि मैं भी कैकई की तरह को भवन में जाती थी, भूखे रहकर अपने पति से अपनी बात मनवाती थी। मुझे भूखा देख पति हुए परेशान जाते थे, मुझे खाना खिलाने की खातिर बात मेरी मान जाते थे। फिर अन्ना जी ने किया अनशन, देश में हुआ सम्मान। अन्ना जी ने किया अनशन, देश में हुआ सम्मान, पर मेरा कर दिया अन्ना जी ने बहुत बड़ा नुकसान। जी हाँ, पति देव ने अब मुझे कह दिया है, तेरी बात कभी नहीं मानी जाएगी। अगला 74 बरस का बुढ़ा 13 दिन बिना खाए पिए जी गया, तू तो जवान नट्टी कट्टी है, 1 महीना जी जाएगी। आवागमन चल रहा है, इसी के बीच 2 पंक्तियों के साथ अपना स्थान लेती हूँ कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, आपने ये जो खूबसूरत आयोजन किया आप सबको समर्पित, कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद रब को, अल्लाह को किसी को मंजूर नहीं है तलखी बयान में, इसीलिए नहीं देता वो हम सबको हड्डी ज़बान में। बहुत बहुत शुक्रिया।